हेलो फ्रेंड्स, जीएस विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय वार्ड आया भर्ती पुलिस अमीन परीक्षा 2025 सामान्य गणित प्रैक्टिस सेट 1 है। ये जो वीडियो है आप लोगों का गणित का, आप लोग ये मत समझे करिए कि गणित का कोई भी वीडियो आता है, किसी का भी वीडियो आता है तो प्रतिशत है तो प्रतिशत का क्वेश्चन कोई नहीं बदलता है, बस सॉल्व करने के तरीके हैं क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो आप लोग इसको पुलिस वाले भी देखेंगे, अमीन परीक्षा पटवारी वाले भी देखेंगे, वार्ड आया, वार्ड बॉय, ये परीक्षा की जो भर्ती है इत्यादि सभी एग्जामों के लिए जो गणित और रीजनिंग का क्लास है, सभी क्लास सभी के लिए उपयोगी होता है, सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 गणित का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला दिया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ। गणना करते समय 10 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। ये 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये 10 अंक क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है गणना करते समय। इन 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये प्राकृत संख्या सभी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का उपयोग होता है तथा गणना कार्य 1 से प्रारंभ होता है। इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्याएं लिखी जाती है। जो ये सभी अंक है, इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्या बनती है, संख्या लिखी जाती है। अब अंक है तो जैसे संख्या कैसे बनता है, 1 और 2 हो गया तो ये 12 संख्या है। ठीक, तो गणना के लिए संख्याओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, तो इन अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 1 का। ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 41,600 है और 41,000 ये क्या है, 6 है। तो बड़ी संख्या हम लोग को क्या आ जाएगा, ये ए ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों का 41,600। अब देखिए इस वीडियो को आपके 8वीं लेवल के जो परीक्षा है उस दृष्टिकोण से बनाया गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस हिसाब से इसको एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करके हम लोग आप लोगों के लिए बना रहे वीडियो को। आप लोगों के लिए अंकगणित का जो वीडियो है हम प्रॉपर वे पे डलते रहेगा और बेसिक से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा इस चैनल में, जीएस विजन एकेडमी में। तो आप लोग जितने भी गणित की क्लास आ रहे हैं उनको देखिए, जो जीएस की क्लास आ रहे हैं उसको देखिए। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है गणित का, ताकि हम लोगों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए सरलता हो। तो 39 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि परवर्ती संख्या क्या है। तो परवर्ती बोल रहे हैं, परवर्ती का मतलब होता है आगे बढ़ना, एक आगे बढ़ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए तो क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, यहाँ पे 32,32,37,310 है दिया है। तो इसकी परवर्ती संख्या हो जो क्या हो सकती है, परवर्ती मतलब अधिक ना, ये जो दिया है इकाई अंक जो अधिक लिखना है। परवर्ती का मतलब होता है अधिक, एक बढ़ जाना, अधिक होता है एक। इस संख्या में जो दिया है 10 है तो एक बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। परवर्ती का मतलब अधिक होता है ना, एक अधिक। मतलब जैसे कि मैं बोला 11 है तो 11 का परवर्ती ज्ञात कीजिए, तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो दिया है तो इसका परवर्ती क्या हो जाएगा, 10 है तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ है, तो ये बी है यहाँ।
तीसरा का ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें वही डाटा है, इसको समझाने के लिए पूर्ववर्ती बोल रहा है। तो ये देखिए लास्ट में क्या दिया है 10, तो इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती है तो 10 का पूर्ववर्ती 10 से पहले कौन सा संख्या आता है 9, तो ये देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और पांचवा है, पांचवा ऑप्शन है ये संख्या, संख्या हो गया 2,34,578। इन संख्याओं में 3 और 8 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान जानते हैं, जैसे कि ये संख्या लिख ली, मान लो कोई 1 2 3 4 5 है, तो मैं 2 का स्थानीय मान बोलूंगा तो 2 के बाद जितनी संख्या, जैसे कि 2 लिखूंगा, 2 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दूंगे, ये ऐसे स्थानीय मान है। अगर 3 का स्थानीय मान होगा तो 3 के बाद कितनी संख्या है 2 संख्या। तो इसमें क्या है, मैं स्थानीय मान ऐसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि 3 है तो 3 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुणा करके यहाँ पे 1 लिख के 2 जीरो है तो 100 का ऐसे करके 300, ये स्थानीय मान होता है, ऐसे स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है 3, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में 3 और 8 के स्थानीय मान का अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखे 3, 3 के बाद कितना जीरो है, कितना संख्या है देखिए 4 संख्या है तो 4 जीरो लिखे यहाँ पे, 1 2 4, 4 हो गए। अब 8 इकाई अंक पे है तो यहाँ पे लिखिए, अब स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंतर है तो माइनस करना है, तो अब देखिए कैसे, यहाँ पे 4 जीरो है भाई, तो हम लोग कैसे इसको घटाएंगे। यहाँ से अगर मैं एक उधार लेता हूँ तो ये 2 बचेगा, 3 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 10 हो जाएगा। अब 10 है तो फिर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैं एक उधार लूंगा इस 10 से, तो ये 9 बचेगा मेरा। फिर उसके बाद ये 10 बनेगा 0, फिर उसके बाद इससे मैं उधार लिया 10 से 1, तो फिर ये न हुआ, फिर उसके बाद ये फिर 10 बना 0, अब ये लास्ट में 0 है तो फिर मैं एक किससे उधार लूंगा 0, तो ये 10 बन जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक उधार लिए थे 9 बचेगा यहाँ पे। तो अब घटा के देखते हैं, 8 में सॉरी 10 में 8 जाएगा तो 2, अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, 9 का 9, यहाँ पे 9 उतार दीजिए, सीधी सी बात, कोई बात नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर 29,992। तो ऑप्शन सी आंसर होगा आपका। यहाँ पे दिया है छठवां, एक व्यक्ति ने रुपए 25 अपने पुत्र को एवं रुपए 36 अपनी पुत्री को दिए, तो उनको दिए गए रुपयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या करना है, तो अनुपात के ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, हम लोग पुत्र का भाग कितना है 25 है, 25 में लिखा, अनुपात में लिखा, पुत्री का अनुपात कितना है तो 36 अनुपात में लिख दे। अब अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, तो 25 बटे 36 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं कटाता जैसे कि 2 से करता तो 2 से नहीं कर रहे, 5 से भी नहीं जाएगा, देखिए आपस में नहीं कट रहा है, अगर करता तो ये अनुपात बदल भी जाता, तो नहीं कट रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे से, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 25:36। ये है। सातवां क्वेश्चन, एक डंडे की लंबाई 90 सेंटीमीटर एवं एक बांस की लंबाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो डंडे एवं बांस की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए डंडे की लंबाई कितना है 90 है। अब यहाँ पे ये डंडे की लंबाई है ना, मैं डंडा लिख दे रहा हूँ, डंडे की लंबाई तो कितना है, ये कितना है 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग बांस की लंबाई क्या है, बांस की लंबाई 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर, तो मीटर दी है तो हम लोगों को मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में कितना है, कितने हैं वो सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोग मीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको मैं 4 मीटर को कर, ये 400 हो जाएगा, सेंटीमीटर में करूंगा तो 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर है तो मैं 4 गुणा 100 कर दूंगा ऐसे ना, 4 गुणा 100, तो ये 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग को 50 सेंटीमीटर दिए, इतना को मैं जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये हुआ। अब उसके बाद इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अनुपात ज्ञात कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डंडे डंडे एवं बांस की लंबाई का अनुपात, तो 90 लिखिए, डंडा अनुपात है तो 450 हो गया, तो 450 हो गया। यहाँ पे आप लिखें बटे में करके देखते हैं, 90/450, 450 हो गए, ये 4 है ना, समझ जाइए आप, 450 है। तो अब यहाँ पे 1 0 गया, 9 एकम 9 हो गया, ठीक, और 9 पंछे 45, 1/5, तो हम लोगों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/5 क्या लिख सकता हूँ मैं, 1:5 लिख सकता हूँ, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां का। 8वां, राजेश की एक महीने की आमदनी 12,500 रुपये है, इनमें से वह 2,500 रुपये की बचत करता है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो राजेश की आमदनी कितना है, 12,500 रुपये है, और राजेश की बचत कितना है, 2,500 रुपये है, ठीक। तो राजेश का मासिक खर्च क्या है, तो मासिक खर्च क्या, कुल आमदनी क्या है 12,500, और वह कितनी की बचत करता है 2,500 रुपीज में ना, तो खर्च निकालना है, कितना खर्च कर रहा है, तो माइनस करेंगे तभी निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 12,500 में, तो उसके पास कितना रुपए खर्च करते हो, ये 10,000 रुपये वो खर्च करता है, 10,000 रुपये खर्च करता है। अब राजेश की आमदनी का उसे खर्च का अनुपात ज्ञात करना है, तो खर्च का अनुपात क्या होगा, तो देखिए उसकी आमदनी क्या है, आमदनी को लिखिए 12,500, अब उसका खर्च क्या है, खर्च का अनुपात बोला है, तो खर्च निकालिए हम लोग 10,000, तो यहाँ पे आप लोग ये 10,000 लिखिए, ये 10,000, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 10,000 हो गया। अब इसको घटाते हैं, सॉरी कटाते हैं, तो अगर मैं देखिए ये 10,000 है, तो अगर मैं 250 में आप लोग बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके छोटा छोटा मैं इसमें डिवाइड करूँगा तो बहुत हो जाएगा, तो 250 2500 है, तो 2500 में मैं 4 का गुणा करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा जी, 10,000 मिलेगा। तो ये कितना बार में भाग चला जाएगा, ये 4 बार में, और 25 का गुणा मैं अगर 5 में करता हूँ तो मेरे को 12,500 मिलेगा, 12,500 मिलेगा, ये 12,500 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लिखा गया था इसको, तो ये 12,500 मिलेगा। तो यहाँ में क्या है, 5 आया, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, तो 5:4, 5/4 आया, तो 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5:4 लिख सकता हूँ, तो इसका अनुपात क्या होगा 5:4, ये राजेश की खर्च अनुपात है, उसके खर्च का अनुपात, तो 5:4, 8 का आंसर डी होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि पेनों का मूल्य 144 रुपये प्रति दर्जन एवं पेंसिलों का मूल्य 90 रुपये हो, 90 रुपये हो। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, अब प्रति दर्जन बोल रहे हैं ना यहाँ पे, प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 पेन होते हैं, तो 12 पेनों का मूल्य कितना दिया है, मूल्य 144 रुपये दिया है। अब 144 रुपये दिया है, तो अब मैं एक पेन का मूल्य ज्ञात करूंगा, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 144 में मेरे को 12 का डिवाइड करने पड़ेगा, तो 12 का मैं पहाड़ा पढ़ूंगा, 12 को कटाऊंगा तो 12 में 12 144 होता है ना, तो ये 12 बार में कटेगा, तो एक पेन का मूल्य कितना निकला जी मेरे को, एक पेन का मूल्य मेरा 12 रुपये निकल गया। अब उसी प्रकार बोल रहा है पेंसिल, 10 पेंसिल है, 10 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये है, तो फिर मैं 10 पेंसिल है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 पेंसिल है तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, यहाँ पे लिखूंगा 90, और अगर मैं इसको एक पेंसिल का अगर मूल्य निकालता हूँ
तो क्या करूँगा, 90 में 10 का डिवाइड कर दूंगा तो 10 हो गया, तो 10 नहीं है 90, 9 रुपये हुआ। तो अब इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या बोला है, पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 12:9। तो ये क्या हो जाएगा, 3×4 = 12, 3×3 = 9। तो यहाँ पे 4:3, 9 का डी आंसर होगा। यदि एक छात्रावास में प्रति 10 बच्चों के लिए चावल की खपत 2 किलोग्राम है, तो 30 बच्चों के लिए चावल की कितनी खपत होगी। तो आप देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है चावल की खपत, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एक बच्चों के लिए चावल की खपत कितना है, एक बच्चों के लिए चावल की खपत निकालते हैं ना हम लोग सबसे पहले, इसलिए यहाँ पूछ रहा है यदि एक छात्रावास में प्रति 10 बच्चों के लिए 10 बच्चों के लिए चावल की खपत 2 किलोग्राम है, तो एक बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा, तभी तो 30 बच्चे के लिए चावल की कितनी खपत होगी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अनुपात वाला क्वेश्चन बताया आप लोगों को, अभी हमें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो 2/10 लिखूंगा। तो 2 कप, इसको मैं 2 × 2 और 2×5 = 10, 1/5 आ गए। अब 30 बच्चों के लिए बोल रहा है, तो 30 बच्चों के लिए चावल की खपत, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30 गुणा 1/5 हो गया। तो यहाँ पे 5 × 5 और 5×6 = 30, तो 6 में 1 के गुणा होगा, तो 6 ही बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम ये खपत निकलेगा। हम लोग का ऑप्शन ये आंसर सी होगा 10 का। अब 11वां प्रश्न, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, वह 3 घंटे में कितना उड़ेगा। अब देखिए, वहीं आप लोग मैं जो बताया हूँ 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 1 घंटे का, 1 घंटे में कितना उड़ेगा वो उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4000 किलोमीटर बोल रहा है तो 4000 लिखूंगा। अब 5 घंटे में उड़ रहा है, तो मैं 1 घंटे के लिए निकालना है, तो मैं उसमें डिवाइड कर दूंगा 5 का। तो देखिए यहाँ पे 5×8 = 40 और 2 शून्य बचे हैं, तो ये लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा 800 किलोमीटर, जो है 1 घंटे में वो 800 किलोमीटर उड़ रहा है। तो 3 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना होगा, तो 3 घंटे में निकालने के लिए हम लोग को गुणा करना पड़ेगा ना भाई। तो ये आप लोगों का 800, तो 8 × 24, 24 और 2 शून्य उतार दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, 2400 किलोमीटर 3 घंटे में उड़ेगा। अब देखिए, एक दिन सब्जी बाजार में 300 किलोग्राम प्याज की खरीदी की गई, दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई, तो बताइए कि आलू की खरीदी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब एक दिन सब्जी बाजार में 300 किलोग्राम प्याज की खरीदी की गई, दूसरे दिन 750 किलोग्राम की 750 केजी आलू की खरीदी गई। अब देखिए, पहले दिन 300 है, 300 किलोग्राम खरीदी हुआ, दूसरे दिन ये बढ़ जाता है 750 किलोग्राम। तो हम लोगों का कितने प्रतिशत आलू की खरीदी हुई दूसरे दिन, इसको ज्ञात करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 750 किलोग्राम है, तो सबसे पहले बराबर करिए 750 माइनस 300, 300 हो गया। तो इसको 300 को मैं घटाऊंगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 0, ये तो 7 है सीधा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 450, इतना हम लोगों को दूसरे दिन 450 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीदी हुआ हम लोगों का पहले दिन की तुलना में। तो अब बोल रहे हैं हम लोगों को कि कितने प्रतिशत आलू की खरीदी में बढ़ोतरी हुई, आलू की खरीदी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उस चीज को देखना है। तो हम लोग को क्या देखना है, अब 400 तो हो गया, 450 लिखते हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 300 गुणा 100
सॉरी 100 प्रतिशत बोल रहे हैं ना, तो प्रतिशत का मतलब 100 यहाँ पे मैं लिखा, ये 100 हम लोग यहाँ पे गुणा कर दिए, ये हम लोग ये 2 शून्य यहाँ से हटा दिए, यहाँ से देखिए 2 शून्य हटा दिए, यहाँ 2 शून्य हटा दिए, 3 बचा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ से 4 में जाएगा 3 एकम 3 और 4 में 1 बचा है, तो 3 पंचे 15 हो गए और ये 0, तो हम लोग का 150% अधिक खरीदी हुई दूसरे दिन है, तो 150%, ये सी ऑप्शन हम लोगों का आ जाएगा। अब देखिए, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उनमें से 60% महिलाएं, 25% पुरुष और शेष बच्चे, प्रत्येक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को ज्ञात करना है बच्चों की संख्या, प्रत्येक की संख्या। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? अब देखिए, एक गांव में 10,000 व्यक्ति हैं, उसमें 60% महिलाएं हैं, तो 60% ज्ञात करने के लिए हम लोग बराबर करिए, यहाँ पे 10,000 लिखिए, ये 10,000 गुणा 60% है, तो प्रतिशत में निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे 100 लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, तो 100 बचा। 100 में अब 60 का मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 शून्य बचा है, यहाँ पे 1 शून्य बचा है, सॉरी यहाँ पे 2 शून्य बचा है, ये हटेगा ना, ये हटेगा, ये दोनों, ये 2 बचेगा, यहाँ से मैं 2 हटाया, यहाँ 2, तो यहाँ पे आप लोगों को 100 बचा, यहाँ पे 60 बचा, तो दोनों को गुणा करूंगा तो मेरा यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। ये महिलाओं की संख्या है। अब 25% पुरुष हैं, तो फिर मैं वैसे करूंगा जैसे ऊपर में किया, 10,000 लिखा, 10,000 25 गुणा 25/100, फिर ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? मेरा आ जाएगा 2500, ये 2500 हो गया। अब मेरे को बच्चों की संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक की संख्या, ये 6,000 हो गया, ये 2500 हो गया। अब बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करने 10,000, 10,000 इतने माइनस करूंगा मैं कितने को? 6,000 पुरुषों की संख्या, सॉरी महिलाओं की संख्या है, और 2,500 महिलाओं की संख्या, सॉरी पुरुषों की संख्या है, 2,500 पुरुषों की संख्या, इतना को मैं जोड़ दिया तो 6 2 8, 8,500 आया। 8,500 को मैं 10,000 में घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 1,500 बचेगा भाई, ये 1,500। तो बच्चों की संख्या कितना होगा? ये डी होगा, ऑप्शन डी 1,500। चौदह नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% की छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी? अब देखिए 10% की, तो आप लोग सीधी सीधी बात 10/100, 100 रुपये में 10 रुपये छूट रहा है ना, 100, तो यहाँ पे अब प्रतिशत 100 गुणा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर 100 को 10 में भाग दूंगा तो आप लोग यहाँ से भाग दे के देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ 100। तो ये छोटा संख्या लग रहा है, तो एक बार 0 लिखूंगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे मैं 10 हो गया, पॉइंट लिखूंगा तो 1 0 यहाँ बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट लिखने का मतलब 1 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 एकम 100, ये कट गया, ये पूरा कट गया, यहाँ पे 100 एकम 100। अब 0.1 आ रहा है, अब 0.1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख, ये 0.1 में 100 का गुणा होगा, तो ये यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ, 0.1 गुणा 100, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये 0 0, तो 0.1, तो यहाँ पे ऐसे 100 हो जाएगा। कितने संख्या के बाद वो है? तो यहाँ पे एक संख्या के बाद है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रुपये निकल जाएगा मेरा, अगर गुणा होगा तो 1 रुपये निकला। अब 1 रुपये है तो 1 रुपये मिला मेरे को यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा, 10 रुपये है तो 1% की 10% की छूट है, तो 10% की छूट है, तो 1 रुपये उसको छूट मिला है 10 रुपये में, तो 10 - 1, ये कितना हो जाएगा?
₹9। तो वहाँ पुस्तक उसे ₹9 में मिलेगा, ऑप्शन ए होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 करने पर वह संख्या 11 हो जाता है, 11 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 1/3 करने पर, अब 1/3 कैसे करेंगे, 11 हो जाती है, तो मैं क्या समझते, इस संख्या का 1/3 क्या होगा, तो मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ, 1/3 ये लिख सकता हूँ। अब कितना हो जा रहा है, वहाँ 11 हो जा रहा है, हो गया। अब दोनों को मैं बराबर करने के लिए, दोनों पक्षों में, ये दोनों को मैं बराबर करने के लिए, ये दोनों को मैं बराबर करने के लिए एक समान निकालने के, दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर सकता हूँ, तो 1 से डिवाइडेड बाई 3, दोनों पक्षों में मैं 3 का गुणा किया, 11 गुणित 3, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, और ये 1 से इक्वल टू 33 हो जाएगा, हो गया, 33 हो गया। अब मेरे को सत्यापन करना है इस क्वेश्चन का, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सत्यापन करेंगे तो ये कितना बच जाएगा हम लोगों का, 1/3 बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, 1/3 करने पर, तो मैं तिहाई करूंगा, तो यहाँ पे 1 से इक्वल टू 3 में इसमें भाग दूंगा, तिहाई कर रहा है बोल रहा है, तो ये हम लोगों को 11 आंसर आ जाएगा, ये सी होगा। सोलह नंबर का क्वेश्चन है। मालती एवं उसके पिता की आयु का योग 49 वर्ष है। यदि मालती की आयु 12 वर्ष हो तो उसके पिता की आयु का ज्ञात कीजिए। तो मालती की आयु है, तो देखिए दोनों की आयु क्या है, मालती की आयु 12 वर्ष है, ठीक। मालती के पिता की आयु को 1 से मान सकते हैं, और मालती की आयु क्या है, 12 वर्ष है, तो इसको 1 से प्लस 12 लिख सकते हैं, दोनों की आयु, तो 1 से प्लस 12। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 से प्लस 12 दोनों की आयु पूरा है, दोनों की आयु का योग 49 है, तो यहाँ पे मालती और उसके पिता का आयु 1 से प्लस 12 हो जाएगा, तो 1 से प्लस 12 बराबर 49 कर सकते हो, दोनों की आयु, क्वेश्चन बोला है मालती और उसके पिता की आयु का योग बराबर है, तो ये उसके पिता है और आयु उसकी 12 वर्ष है मालती की, तो ये हो गए। अब दोनों पक्षों को मैं, दोनों पक्षों में बराबर घटाता हूँ, 12 घटाता हूँ, सॉरी, दोनों पक्षों में मैं 12 घटाता हूँ, 12 घटाने पर दोनों पक्षों में ना, तो 1 प्लस 12 माइनस 12, 49 माइनस 12, तो ये 12 घट गया, तो यहाँ पे 1 से बचा। अब 49 में 12 घटेगा, तो 49 में 12 घटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 7 बचेगा और ये 3 बचेगा, 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा, तो ये 37 आ गया हम लोगों का आंसर। तो ये डी होगा हम लोग का आंसर, 37, पिता की आयु 37 वर्ष। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शिवांगी के पर्स में केवल 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि पर्स में 25 रुपए हो तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 50 पैसे हैं, तो 1 रुपये में, अब यहाँ पे रुपए बोल रहे हैं ना, रुपए में ज्ञात करना, तो हम लोग को 50 पैसे हैं, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपये होता है, तो 100 पैसे में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को आधा, तो ये 50 पैसे बन गया हम लोग 1/2। अब कितना बोल रहा है, 100 सिक्कों का मूल्य, तो 100 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2x यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये 25 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं, अब दोनों पक्षों, यहाँ पे दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए 1/2x गुणा 2, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर सकता हूँ, 25 गुणा 2, तो ये 2 कट गया। अब 1 से क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो क्या है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 25, तो 50 आंसर आ जाएगा, एक से आप लोगों का 50 आंसर आ जाएगा। 25 रुपये में 50 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तो ये हम लोग का आंसर बी हो जाएगा।
सॉरी डी हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये डी 50। 50 सिक्के होंगे 25 रुपये में, 50 पैसे के। अब आगे बढ़ते हैं। अठारह क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 25 मीटर है। एक धावक इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी दूरी तय की। अब एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई क्या है, तो ये लंबाई बता रहा है 50 मीटर, चौड़ाई बता रहा है 25 मीटर। ठीक, ये 50 मीटर और 25 मीटर, और वो 10 चक्कर लगाता है इसका। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ये लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब 2 लिखते हैं यहाँ पे, 50 प्लस 25 से क्या हो जाएगा, 50 में मैं 25 को जोड़ूँ तो 75 हो जाएगा, और 75 गुणा 2 तो ये कितना हो जाएगा, 75 गुणा ये कितना हो जाएगा, 150, 150 मीटर, 150 मीटर। अब धावक कितना चक्कर लगा रहे हैं उसका, 150 मीटर निकल, 150 मीटर आ गया मेरा। धावक कितना चक्कर लगा रहा है, 10, तो 10 गुणा 150, तो क्या हो जाएगा, ये 1500 आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे एक शून्य आगे बढ़ा देना है डायरेक्ट, अब गुणा करते रहेंगे तो ज़्यादा होगा, ये का है तो एक ही 150 आएगा, और एक शून्य है तो यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो ये आप लोगों का 1500 आ जाएगा आंसर। धावक 1500 मीटर तय करेगा। अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की परिमाप 200 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की परिमाप, अब वर्ग की परिमाप कितना है, 200 मीटर है, तो वर्ग में कितने वो होते हैं, 4 भुजा होते हैं, और वर्ग की 4 हो गए, वर्ग की एक भुजा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात है। तो वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा है 4 है, 4 भुजा है, तो वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा निकालना है, और 200 मीटर है, तो वर्ग की एक भुजा ना, ये मैं लिख रहा हूँ, ये वर्ग की एक भुजा समझिए आप, वर्ग की एक भुजा, तो ये 200 भागी 4 हो जाएगा। अब इसको मैं भाग कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर निकलेगा कुछ मेरा ऐसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा, ऐसे लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणी चौड़ाई से याद करते हैं, तो 50 मीटर इसका चौड़ाई और 50 मीटर लंबाई, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा समान रहते हैं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो 50 50 कितना हो जाएगा, 5 5 6 25, और 2 जीरो है तो उतार दे, तो ये 2500 वर्ग मीटर, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 19 का। 20, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिज्या का फार्मूला, तो हम लोग त्रिज्या है ना, त्रिज्या का फार्मूला लिख सकते हैं 2 पाई आर। पाई का मान क्या होता है यहाँ पे, 22/7, आप लोग सभी लोग पता होगा। तो 2 गुणा 22/7, और त्रिज्या कितना है 7, तो ये 7 7 यहाँ से कट गया, तो 22 दूनी 44, परिधि 44 होगा, ऑप्शन डी होगा 20 का।